हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आप लोगों ने हमसे डिमांड की कि इंडिया ईयर बुक के ऊपर और क्वेश्चंस लेके आए, तो आज की प्रीमिक्स में हम इंडिया ईयर बुक से और क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारा शेखर टू शिखर कोर्स जनरल स्टडीज फाउंडेशन के लिए 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है और इसकी एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट लाइव लेक्चर्स एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही क्रिएटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज और एसे के लिए सारा का सारा गाइडेंस एक कोर्स में आपको मिल सकता है। और जानकारी के लिए आप हमारी आईडीज पे, ईमेल आईडी पे या नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल, एजुकेशन चैप्टर 14। इस बार मैंने क्या किया है, आपको चैप्टर नंबर भी बता दिया है ताकि आप उसमें से और चीजें एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। चैप्टर 14 एजुकेशन में से पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं और आपने करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। दोस्तों पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग को चलाने वाली है। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लार्ज पूल ऑफ सीनियर और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स बनाया तो जरूर जाएगा, वो मेंटोरिंग तो जरूर करेगा, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2022 में और अब उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। इसमें 60 to 1000 60 अभी मेंटोर्स है, इसको इंक्रीज करना चाहता है अप टू 1000। जनवरी में खबर आई थी। अब नेशनल मेंटोरिंग मिशन का ओरिजिनल आइडिया जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आता है, जहां पे बताया जाता है कि एक लार्ज पूल बनाया जाएगा प्रोफेशनल्स का, चाहे वो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हो या सीनियर प्रोफेशनल्स हो एजुकेशन के फील्ड में, ताकि वो टीचर्स को रेगुलरली ट्रेनिंग दे सके। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो मिशन है, नेशनल mentoring mission is being run under the ambit of National Council for Teacher Education, NCERT नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। सेकंड क्वेश्चन, चलिए ये भी चैप्टर नंबर 14 एजुकेशन से है। बताइए मिड डे मील रूल्स के तहत इनमें से कौन सी चीज गलत है, नॉट अ कंपोनेंट है? बताइए, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी की जो तीन स्टेटमेंट्स है करेक्ट। दोस्तों मिड डे मील स्कीम्स को रिवैम्प करके एक नया नाम दिया गया था, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट्स आपस में शेयरिंग करके इस स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट किसे मिलता है? जो भी फर्स्ट से लेकर 8th क्लास के बच्चे हैं उन्हें स्कूल में एक समय का खाना मिलता है। अब ये जो मिड डे मील यानी कि पीएम पोषण है, बेसिकली इसकी कुछ गाइडलाइंस रिवाइज हुई थी 2015 में आफ्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड। Along with that, in 2022 when it was renamed as PM पोषण, इसकी एडिशनल गाइडलाइंस आई थी। अब आप सारी गाइडलाइंस पढ़ो ये जरूरी नहीं, लेकिन 5 चीजें मैं इसके रूल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। नंबर 1, ये मैंडेटरी है कि फूड सैंपल्स का टेस्टिंग यहां पे किया जाए, और ये फूड सैंपल्स की टेस्टिंग जनरली जो है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज द्वारा एक्रेडिटेड लैब्स में करवाया जाता है। सेकेंडली, इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो हॉट कुक्ड मील जो खाना बनाया जा रहा है स्कूलों के अंदर उसको उसकी सर्वेलेंस करे, उसको चेक करे। अब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन मेंशन्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। इससे पहले भी मैं राइट टू एजुकेशन के बारे में प्रीमिक्स में समझा चुका हूं। आप प्रीवियस एडिशंस अगर देखेंगे वहां पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मैंने बात की थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज टू बी मेड, एंड वहां पे जो गार्डियंस या पेरेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। इसके अलावा टीचर्स और सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इसमें मेंबरशिप मिलती है। तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ना कि कोई नई कमिटी बनाई जाएगी। फॉर्मिंग स्पेशल कमिटी एक्सक्लूसिवली फॉर मॉनिटरिंग हॉट कुक्ड मील्स, ऐसा नहीं होने वाला है। थर्ड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो रेट्स हैं उन्हीं हिसाब से फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो 3 रुपए पर केजी राइस और 2 रुपीज पर केजी वीट के रेट पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्थ, फूड सिक्योरिटी अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट देगी। फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। कब? अगर हॉट कुक्ड मील्स नहीं मिल पाते हैं तो
इफ हॉट कुक्ड मील्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड तो एक फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना पड़ेगा जिस दिन खाना नहीं मिला। एंड लास्ट, मिनिमम 20 स्कूल्स के अंदर सोशल ऑडिट करवाना जरूरी है। वो 20 स्कूल्स एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 20 स्कूल्स में कम से कम सोशल ऑडिट स्कीम का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एजुकेशन चैप्टर में से है। चैप्टर 14 एजुकेशन में से ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। आप इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें और बताइए कि सही आंसर क्या हो सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? उल्लास या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एम्स टू एम्पावर पीपल एज्ड 15 एंड अबव हु कुड नॉट गेट स्कूलिंग एंड मर्ज देम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। यस, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को नया नाम दिया गया है जिसका नाम है उल्लास, और इस स्कीम का पर्पस है 15 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको एजुकेशन देने के साथ साथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर दोबारा री इनकॉर्पोरेट करना। लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल अलग से बॉडी नहीं बनाई जा रही है, ठीक है? न्यू बॉडी या सेपरेट बॉडी इसमें नहीं बनाई जा रही है, ना ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसा कहा था कि आपको सेपरेट बॉडी बनानी चाहिए। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है इनकरेक्ट हो जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उल्लास 2022-23 से स्टार्ट हुई और 26-27 तक चलेगी। इस पे 1037 करोड़ का खर्चा होगा और इस स्कीम का टारगेट ऑडियंस है नॉन लिटरेट्स इन द एज ऑफ 15 एंड अबव। इस स्कीम के 5 कंपोनेंट हैं। नंबर 1, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है लेकिन अब एडल्ट इलिटरेट लोगों को भी पढ़ाई जाने वाली है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी ताकि जीवन जीने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए वो आपको अवेलेबल हो। बेसिक एजुकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, तो अगर आप स्कूल एजुकेशन की तरह ही करिकुलम डिजाइन करते हैं एडल्ट एजुकेशन का, वो भी अवेलेबल है। वोकेशनल स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्टली कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन का मतलब है कि आप लिटरेट तो बना रहे हो व्यक्ति को, उसको स्कूल एजुकेशन भी दे रहे हो, पर क्या वो हायर एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करने योग्य बन गया है? क्या वो आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन में कोर्स कर पा रहा है या नहीं, ये भी इंश्योर किया जाएगा। इस स्कीम में वॉलंटियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि गवर्नमेंट सीक्स वॉलंटियर्स टू हेल्प देम इन दिस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और उल्लास। इसीलिए लर्नर्स को एनकरेज किया जाएगा कि या एजुकेटेड लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने आप को एज अ वॉलंटियर एनरोल करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। एंड सेकेंडली, जो लर्नर्स होंगे, जो 15 साल से ऊपर इलिटरेट लोग होंगे, उनको लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी NCERT की है अंडर द दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म उनका ऑलरेडी है। जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहां पे ये इंप्लीमेंट की जाएगी। सो गवर्नमेंट स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग इलिटरेट हैं 15 साल से ऊपर, उनके लिए इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाए। सो द करेक्ट आंसर वाज सी। 4th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक में से नहीं है, ये एनडीए एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया और मैंने स्टूडेंट्स को कई बार बताया कि इस साल के लिए 371 जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 371A की बात हो रही है, नागालैंड के ऊपर एप्लीकेबल है। उसमें सवाल का जवाब दीजिए। थोड़े से मैंने ऑप्शंस ट्वीक कर दिए हैं एज पर यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न। सो द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए इसमें पूछा क्या गया है, 371A जो है वो नागालैंड के लिए एक स्पेशल और टेम्पररी प्रोविजन है। उस प्रोविजन में 2 चीजें लिखी गई हैं। एक, पार्लियामेंट का पास किया गया कोई भी कानून नागालैंड में तब नहीं लगेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर उस पर रेजोल्यूशन पास नहीं करती। लेकिन ये हर कानून के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन दोज लॉज विच इंटरफेयर विद द रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागाज, which interfere with the Naga customary law and procedure, which interfere with the ownership and transfer of land and its resources। अगर इनमें से इन चीजों को कुछ चेंज कर रहा है पार्लियामेंट्री लॉ, तो वो पार्लियामेंट्री लॉ नागालैंड में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक वहां की असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करके उसे अप्लाई ना कर दे। लेकिन ये 4th, नागालैंड की बाउंड्री विद अदर स्टेट्स, इसको तो नागालैंड के कंट्रोल में नहीं रखा गया। ये आर्टिकल 3 के अंदर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में आता है और इसमें स्टेट से पूछने की एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, जैसा कि आपने संविधान में पढ़ाई हो। सो आर्टिकल 371A इज ओनली लिमिटेड टू द अबव 3, नॉट द 4th, तो ओनली 3। ठीक है, तो
4 चीजों पे ये जो पार्लियामेंट्री लॉ है वो नागालैंड की असेंबली से पूछ के लगाना पड़ेगा। रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ प्रोसीजर, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। ठीक है, बट दैट डज नॉट इंक्लूड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आर्टिकल 371 के अंदर और कौन से स्टेट्स आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन से स्टेट्स आर्टिकल 371 में आते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस बार पेपर में जाने से पहले वो पढ़ के जरूर जाना है। नागालैंड के 371A में एक और खास चीज लिखी गई है। क्या? नागालैंड में जो नागा हिल्स त्यूनसांग एरिया है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट करने के बाद ही निभाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका डिसीजन जो है उनकी इंडिविजुअल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दैट वेदर इट इज हिज डिस्क्रिशनरी पावर और नॉट, नो यू कैन नॉट से क्लियरली, क्योंकि कंसल्ट तो करना ही, डिस्क्रिशनरी होता तो उनको डिस्क्रिशन दे दिया होता। बट इन केस देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द नागा चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, उसमें गवर्नर जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलरली यू मस्ट रिमेंबर इन केस ऑफ 371A। वन क्विक रिमाइंडर बिफोर द लास्ट क्वेश्चन, हमारी क्विक रिवीजन सीरीज दोपहर 2 बजे आपको दिखने वाली है, जहां पे हम हर सब्जेक्ट के मोस्ट की टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिए और फ्री में रिवीजन कीजिए 2 बजे के टाइम स्लॉट के अंदर। लास्ट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर 20 नहीं, अगर आपने 2021 का प्री देखा है, 2023 का प्री देखा है, तो पिछले सालों में जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे स्पोर्ट्स से जुड़ा एशियन गेम्स के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए इनमें से क्या सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है ए, ओनली वन। एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वो कौन सी स्टेटमेंट है? लास्ट स्टेटमेंट। एशियन गेम्स 2022 की हुई 2023 में थी, सितंबर अक्टूबर 2023 में। ये ऐसी एशियन गेम्स थी जिसमें भारत को 107 मेडल्स मिले। पहली बार इतिहास में इंडिया ने 3 फिगर मार्क को टच किया, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इस एशियन गेम्स का ऑफिशियल मोटो था हार्ट टू हार्ट विद फ्यूचर, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने ओलंपिक्स के बारे में भी सवाल देखा होगा, 2021 के प्री में पूछा गया। लास्ट, चेस फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। नहीं, चेस इससे पहले भी फीचर हुई थी, जैसे 2006 में, 2010 में, लेकिन हाँ 2014 और 18 में चेस नहीं थी। 2022 वाले एशियन गेम्स में चेस को री इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2022 की एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ग्वांगजू चाइना के अंदर हुई, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। और ये पहली बार था जब इंडिया ने 3 फिगर मार्क का जो है या 100 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। तो चाइना, जापान, कोरिया के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जो 100 मेडल्स जीता है। इसका ऑफिशियल मोटो जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स में, उसमें मैराथन स्विमिंग, ब्रेक डांसिंग, चेस बट नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ई स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ई स्पोर्ट्स पहली बार जो ऑनलाइन गेमिंग है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे जो गेम्स खेली जाती हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। गो और आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ज्यानजी कह सकते हैं, ये चाइनीज गेम्स है। ये गो जो है चाइनीज बोर्ड गेम है और ये चाइनीज चेस है। ये सारी गेम्स पहली बार एशियन गेम्स में आई थी, बट चेस नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड। तो जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं इंडिया ईयरबुक पे और सवाल पूछे जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, इंडिया ईयरबुक मेंशन कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली बार।